अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन एनालिड्स। ठीक है, तो एनालिड्स के अंदर हमने देखना है कि एनालिडा जो है, फाइलम एनालिडा, इसके मेंबर जो हैं वो किस तरह अपनी बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास एनालिडा जो होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं बॉडी के वेस्ट को, बॉडी के नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। एनालिड्स एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, कौन सी फॉर्म में करते हैं? अमोनिया की फॉर्म में। तो जो इनका बॉडी का नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मोस्टली वाटर में रहते हैं और हमें पता है कि अमोनिया एक टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी बेहतर होता है एक्सक्रीशन के तौर पर। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें ना कि इसके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या होता है, तो वो कहता है कि मोस्ट टाइम में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि जो इनकी बॉडी अपनी होती है, इनकी बॉडी वॉल, वो क्या होते हैं, वो एक्सक्रीशन करवाती है वेस्ट की। ठीक है ना, वाटर के अंदर थ्रू डिफ्यूजन। तो मोस्टली क्या होता है, इनकी बॉडी वॉल एक्सक्रीट करवाती है किसको? वेस्ट को। कहाँ पे एक्सक्रीट करवाती है इस वेस्ट को? इक्वेटिक इन्वायरमेंट में। किस तरह? थ्रो देयर बॉडी वॉल। तो इनकी बॉडी अपनी वॉल से वेस्ट को वाटर के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ करवा देती है। ठीक है, तो किस प्रोसेस से इसको करवाया जाता है? थ्रो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से बॉडी अपनी बॉडी अपने अंदर मौजूद नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर डिफ्यूज़ करवा देती है। ठीक है, क्लियर? बाहर कहाँ पे वो डिफ्यूज़ करवाती है? वाटर के अंदर। ठीक है, क्लियर? अदरवाइज क्या होता है कि जो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास मौजूद होते हैं जो इनके अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। तो अदरवाइज अगर बॉडी से ना डिफ्यूजन करवाई जा सके नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, तो दूसरा काम क्या होता है कि इनके पास क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। दे हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो इनके पास कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो इनमें ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इनमें ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर आयन साल्ट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है, वो कौन सा है? नेफ्रीडिया। ठीक है, बेसिकली नेफ्रीडिया क्या है? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेफ्रीडिया इज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एनालिड्स के अंदर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है ना, एनालिड यानी कि अर्थवॉर्म वगैरह में। और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत अहम किरदार अदा करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, रेगुलेशन ऑफ साल्ट्स वगैरह में। ठीक है ना, बॉडी में रेगुलेशन ऑफ साल्ट्स वगैरह में ये बहुत अहम रोल किरदार अदा करता है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी के अंदर साल्ट वगैरह को मेंटेन रखता है। किस तरह? बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करवा के। दे मेंटेन देयर बॉडी साल्ट बैलेंस कंसंट्रेशन बाय रिमूविंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करवा के ये बॉडी के अंदर और जो है साल्ट बैलेंस की कंसंट्रेशन को, साल्ट आयन के बैलेंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो क्लियर? अच्छा, उसके अलावा ये स्पीशी के मुताबिक जो है वो बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करवाएगा कि वो अमोनिया हो गई या फिर यूरिया हो गई। ठीक है, क्लियर? तो वाटर के अंदर रहने वाले जो एनालिड्स हैं ये अमोनिया ही बॉडी से एक्सक्रीट करवाएंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ नेफ्रीडिया की एनालिड्स के अंदर। नाउ हियर वी टॉक अबाउट दी टाइप्स। किसकी? नेफ्रीडिया की। तुम्हें पता है एक है प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। ठीक है, एक नेफ्रीडिया है हमारे पास मेटा नेफ्रीडिया।
ठीक है। और एट द एंड थर्ड कौन सा है नेफ्रीडिया हमारे पास? वो है हमारे पास सिलोमोडक्ट या फिर नेफ्रोमिक्सिया। नेफ्रोमिक्सिया लिख देती हूँ। क्लियर। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया की। प्रोटोनेफ्रीडिया को अगर डिस्क्राइब करूँ मैं कि बेसिकली प्रोटोनेफ्रीडिया है क्या, तो ये एक सिंपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है ना, जो लोअर एनालिड्स के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर दी सिंपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन दी लोअर एनालिड्स। ठीक है, एनालिड्स के लोअर ग्रुप्स के अंदर ये देखने को मिलेंगे हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कुछ पोलिकीट्स वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें ना प्रोटोनेफ्रीडिया की, इन्होंने वेस्ट को रिमूव करवाना होता है और वाटर बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करवाना होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया रिमूव वेस्ट, ठीक है, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करवा के ना वहाँ पे वाटर बैलेंस को मेंटेन करवाना होता है। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये मिलके बना होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क जो होता है ये ट्यूब्यूल्स का, ये मिलके प्रोटोनेफ्रीडिया बनाता है। ठीक है, और जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये एंडिंग इनकी होती है फ्लेम सेल्स में। ठीक है, इस तरह के कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लेम सेल्स में एंडिंग होती है, ये है फ्लेम सेल्स। इनको फ्लेम सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऊपर सीलिया लगे होते हैं। ठीक है ना, सीलिया इस तरह फ्लिकर करते हैं, इस तरह लहराते हैं पानी में, जिस तरह किसी आग का शोला लहराता है। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो ये एक ट्यूब होती है, ट्यूब की एंडिंग कहाँ पे होती है? फ्लेम सेल्स पे होती है। अच्छा, ठीक है, इन फ्लेम सेल्स को कहते हैं सोलेनोसाइट्स। तो ट्यूब्यूल के ऊपर ये कंसिस्ट करते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल मिलके प्रोटोनेफ्रीडिया बनाते हैं, और इन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल की एंडिंग होती है, ये ट्यूब्यूल हर एंडिंग को करते हैं फ्लेम सेल्स के ऊपर। ठीक है, फ्लेम सेल्स का अनदर नेम है सोलेनोसाइट। ठीक है, इनका एनदर नेम्स को दिया जाता है सोलेनोसाइड का। और फ्लेम सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा सीलिया मौजूद है, जो इस तरह जो है बीट करते हैं जिस तरह के एक शोला हो। ठीक है ना, आग का शोला हो, दैट्स वाई कॉल्ड एज दी फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो फ्लेम सेल का काम क्या है? इन्होंने बॉडी से वेस्ट को यहाँ पे कलेक्ट करना है, यहाँ पे कलेक्ट वेस्ट। ठीक है, बॉडी से वेस्ट को यहाँ पे कलेक्ट किया रहना है। ठीक है, और सीलिया ने जब बीट करना है ना, तो इस वेस्ट को बॉडी से बाहर पुश करवा दिया जाना है। ठीक है, और वेस्ट को रिलीज करवा दिया जाना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे एक पोर के जरिए इसको बाहर की तरफ पुश करवाना है वेस्ट को। तो वो पोर कौन सी होगी? ठीक है, यहाँ पे एक पोर मौजूद है जिसने इस यहाँ से वेस्ट को फ्लेम सेल से बाहर लेके जाना है, वो है हमारे पास नेफ्रीडियो पोर। नेफ्रीडियो पोर। ठीक है, क्लियर। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह को इन फ्लेम सेल्स ने रिमूव करवाना होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करवानी होती है। ठीक है, और मोस्टली ये देखे जाते हैं पोलिकीट्स के अंदर या फिर एनालिड्स की लार्वल स्टेज में। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें, ठीक है, तो मोस्टली सीन इन प्रिमिटिव एनालिड्स यानी कि पोलिकीट्स वगैरह, या फिर ये देखना चाहते हैं लार्वल स्टेज ऑफ एनालिड्स। क्लियर, ठीक है, लगी समझ प्रोटोनेफ्रीडिया की। अब हम बात करते हैं मेटानेफ्रीडिया की। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं मेटानेफ्रीडिया की। तो ये एडवांस्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनालिड्स के अंदर। इट इज ए एडवांस्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन एनालिड्स, यानी कि ये एडवांस एनालिड्स के अंदर ये पाया जाता है। एडवांस एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो एडवांस एनालिड यानी कि अर्थवर्म वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका काम क्या है मेटानेफ्रीडिया का? इन्होंने रिमूव करना है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। ठीक है, काम वही है लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट है, हाई क्वालिटी है। ठीक है ना, प्रोटोनेफ्रीडिया के मुकाबले में हाई एफिशिएंसी है। ठीक है ना, एफिशिएंटली ये रिमूव करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। ठीक है,
बॉडी से, और बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, वाटर और साल्ट को रेगुलेट करवाते हैं, ठीक है। तो मेटानेफ्रीडिया एक लॉन्ग क्वाइल ट्यूब होती है, ठीक है। मेटानेफ्रीडिया क्या होता है, ये लॉन्ग क्वाइल्ड हुई हुई ट्यूब होती है, ठीक है। मेटानेफ्रीडिया के कुछ पोर्शन हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स हैं नेफ्रोस्टोम, ठीक है। दूसरा उसका पार्ट है टिब्यूल, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसका पार्ट है मेटानेफ्रीडिया का, थर्ड पार्ट इज नेफ्रीडियोपोर। क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली 3 पार्ट है मेटानेफ्रीडिया के। तो नेफ्रोस्टोम जो है इसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ये नेफ्रोस्टोम होता है ना, ये डायरेक्ट लिंक्ड है, कहाँ पे, ये डायरेक्ट है लिंक्ड सीलोम के साथ, ठीक है। तो ये एक सिलिएटेड फ्यूनल शेप जो है वो ओपनिंग होती है जो सीलोम के साथ कनेक्टेड है। अगर हम टिब्यूल की बात करें तो ये हाईली क्वाइल्ड है इस तरह, ठीक है। ये टिब्यूल है, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड है, ठीक है। तो ये इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, कैपलरीज वगैरह मौजूद है, ताकि ब्लड से जो है वो वेस्ट वगैरह को यहाँ से कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। आगे हमारे पास नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर एक ऐसी ओपनिंग है जो बॉडी से बाहर ओपन होती है। तो बेसिकली होता क्या है इस नेफ्रोस्टोम ने, कि अगर मैं यहाँ पे ये मार्क कर दूं रेड से, ये क्या है, ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है, ये नेफ्रोस्टोम, ठीक है। तो नेफ्रोस्टोम ने क्या करना है, सीलोम से वेस्ट को कलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जो टिब्यूल्स हैं, इसने कैपिलरीज, इसको मैं पिंक से कर देती हूँ मार्क, ठीक है, यहाँ से इसने कैपिलरीज वगैरह से वेस्ट को कलेक्ट करना है। उसके बाद इसने जो है वो टिब्यूल ने यहाँ पे इस वेस्ट को लेके आ जाना है, ठीक है। क्लियर। अब ये वेस्ट एक तो सीलोम से वेस्ट कलेक्ट किया गया था, एक कैपिलरीज से वेस्ट कलेक्ट किया गया था। नेफ्रोस्टोम ने सीलोम से किया था, ओपनिंग थी, ठीक है ना, और टिब्यूल ने कैपिलरीज से वेस्ट को कलेक्ट किया था। अब ये दोनों का वेस्ट आएगा, बाहर बॉडी से निकाल दिया जाएगा थ्रू नेफ्रीडियोपोर। तो ये पार्ट किसका है, मेटानेफ्रीडिया के तीनों पार्ट्स हैं, ठीक है। और नेफ्रीडियोपोर ने बॉडी से बाहर इन वेस्ट को जो है वो निकाल देना है, बॉडी से बाहर इस वेस्ट को एक्सपेल करवा देना है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन वही है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीशन करवाना और बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, ठीक है। तो ये बहुत से मॉडर्न एनालिट्स के अंदर देखने को मिलता है। मेटानेफ्रीडिया एक है अर्थवर्म है हमारे पास, और एक है नेरीज। क्लियर, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया ना, ये काफ़ी इनिशियल और सिंपलर फॉर्म थी, ठीक है। अर्लियर स्टेज थी नेफ्रीडिया की, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी काफ़ी कम थी। इनके पास ना जो हाई लेवल पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करने की एबिलिटी नहीं थी, दे डू नॉट हैव दिस एबिलिटी, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास मेटानेफ्रीडिया थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में थे एज़ कम्पेयर टू दी प्रोटोनेफ्रीडिया। इनकी वर्किंग कैपेसिटी भी ज़्यादा थी प्रोटोनेफ्रीडिया के मुकाबले में, इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा सकते थे, इनके पास ये एबिलिटी मौजूद थी मेटानेफ्रीडिया के पास, ठीक है। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो हमारे पास से एक्सक्रीटरी जो है वो सिस्टम है, ठीक है ना, नेफ्रोमिक्सिया। अच्छा, थर्ड हमारे पास जो एक्सक्रीटरी जो है ऑर्गन है एनालिट्स के अंदर, वो है हमारे पास नेफ्रोमिक्सिया। क्लियर। तो अगर हम नेफ्रोमिक्सिया की बात करें तो नेफ्रीडिया और गोनोडक्ट दोनों कंबाइन होते हैं। कुछ पोलीकीट के अंदर क्या होता है कि जो नेफ्रीडिया ऐसी ट्यूब जिसने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट करना है, प्लस गोनोडक्ट ऐसी ट्यूब जिसके अंदर गैमेट्स वगैरह होते हैं।
नेफ्रीडिया और गोनोडक्ट दोनों ये ट्यूब्स अलग अलग होती हैं। इसका काम होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को कलेक्ट करना, ठीक है। इसका काम होता है स्पम्स वगैरह को स्टोर करना, ठीक है ना, स्पम्स को या एग को, गुनेड्स को, ठीक है ना, गुनेड्स के तौर पर। लेकिन अगर ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर, कुछ पोलीकीट्स के अंदर मोस्टली ऐसे होता है कि ये दोनों कंबाइन होती हैं, शेयर्ड होती हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं नेफ्रोमिक्सिया। तो ये दोनों ही एक्सक्रीटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव रोल प्ले करती हैं। दे प्ले एज एक्सक्रीटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव रोल, रिप्रोडक्टिव रोल, ठीक है, ठीक है। तो एक ही ट्यूब होगी जिसने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी निकालना है बॉडी से, और वही ट्यूब ने गैमेट्स को भी बॉडी से बाहर रिलीज करवाना है, ठीक है। वो है नेफ्रोमिक्सिया, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक होगी बात। अब हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस की। जो हमारे पास नेफ्रीडिया है, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें ना, तो सबसे पहले जो है एनालिटिक्स के अंदर नेफ्रीडिया की इंपॉर्टेंस में आता है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट की एक्सक्रीशन। तो नेफ्रीडिया जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाता है। नेफ्रीडिया एक्सक्रीट करवाएगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर। अमोनिया की फॉर्म हो सकती है, यूरिया की फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है बॉडी के अंदर, टॉक्सिक, ठीक है। अमोनिया ही लगा लो अगर आप, तो ठीक है। इन टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अगर नेफ्रीडिया नहीं होगा तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो जिसकी वजह से इनकी एक्यूमुलेशन होगी बॉडी के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ नेफ्रीडिया। तो एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी के अंदर पॉइजन होगी, ऑर्गेनिज्म को जो है वो ये जहर साबित हो सकते हैं और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड हम इंपॉर्टेंस देखते हैं इनकी। वो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, नेफ्रीडिया जो है ना ये बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, ठीक है ना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि वाटर और साल्ट बैलेंस को बॉडी में मेंटेन रखवाता है। अगर इस बैलेंस को मेंटेन ना करवाया जा सके, विदाउट मेंटेनिंग दिस बैलेंस, तो बॉडी में क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, ठीक है। बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। तो इस केस में बेसिकली होता क्या है, डिहाइड्रेशन होगी। हमें पता है कि बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा होना चाहिए ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में आए, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर साल्ट कम होगा तो पानी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह के हमारे अंदर डायरिया का केस होता है, इसीलिए हम साल्ट लेते हैं, ठीक है ना। कोई ORS वगैरह लेते हैं अपने बॉडी में साल्ट को ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि साल्ट अंदर ज़्यादा है तो पानी अंदर की तरफ आता है। पानी हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की ये वाला बैलेंस को मेंटेन करवाने के लिए जो हमारे पास है एनालिट्स, ये जो है वो नेफ्रीडिया के जरिए एक्सक्रीशन करवाते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद है कि दे एडजस्ट दी, उसके अलावा ये बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन को भी एडजस्ट रखते हैं, इसको स्टेबल रखते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक, ठीक है। क्लियर। तो उसके अलावा थर्ड हमारे पास है इसकी इंपॉर्टेंस, वो है सीलोमिक फ्लूइड फिल्ट्रेशन। क्लियर। तो वो कहता है कि नेफ्रीडिया के जरिए ना सीलोमिक फ्लूइड को भी फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया की हेल्प से। सीलोम के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। और किस तरह फिल्टर किया जाता है, एक ट्यूब, एक जो है वो जो है ट्यूब हमारे पास नेफ्रोस्टोम के जरिए, ठीक है। नेफ्रोस्टोम के जरिए बॉडी के अंदर
फ्लूइड सिलोमिक फ्लूइड को जो है वो फिल्टर करवाया जाता है। मैं पता नेफ्रोस्टोम पार्ट है मेटानेफ्रीडिया का, मैंने ये सारा आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सिलेक्टिव री अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है यूजफुल सब्सटेंसेस की, ग्लूकोज साल्ट वगैरह की, और बाकियों को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। तो ये जो होता है ना, ये बॉडी के रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि सिलेक्टिव सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, ग्लूकोज साल्ट वगैरह, उसको ऑब्जॉर्व करवाओ, उसको यूज़ करो, बाकी रेस्ट ऑफ सब्सटेंस को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दो। तो ये मेटानेफ्रीडिया का काम है, ये वाला जो है सिलोमिक फ्लूइड की फिल्ट्रेशन, वो मैंने आपको डिटेल से भी बता दिया है, ठीक है। क्लियर लग गई समझ इसकी भी? तो आई होप सो कि आपको नेफ्रीडिया और उसके कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, जो कि क्या है हमारे पास से एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन एनालिड्स का एक इम्पॉर्टेंट हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।